हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाथ क्रिएटर एकेडमी। पाथ क्रिएटर एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, पार्ट ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले पार्ट 6 आ चुके हैं। यूपीएसआई 2017 का जो पेपर हुआ था वो 27 शिफ्ट के अंदर हुआ था। ठीक है, तो इसके पूरे 27 पार्ट आएंगे। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, इसमें डिस्कस करने वाले हैं 12 दिसंबर 2017 को शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होता है वो 3 फेज के अंदर रहता है। पहला फेज जो रहता है वो ये जो यूपीएसआई का जो पेपर रहता है वो 3 फेज के अंदर पूरा कंप्लीट होता है। उसकी 3 फेज के अंदर पूरी प्रोसेस है। पहला फेज जो रहता है वो रिटर्न एग्जाम रहता है। दूसरा फेज जो रिटर्न क्लियर करता है वो फिजिकल के अंदर आता है। फिजिकल एग्जाम जो क्लियर करेगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के में जाएगा थर्ड फेज में, और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में करेक्ट पाएगा तो वो फाइनल ज्वाइन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहली बात करते हैं, पहले रिटर्न एग्जाम होना है। तो रिटर्न एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान, जिसके बारे में आज हम 7th पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हम 6 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सामान्य हिंदी इसके ऑलरेडी 16 पार्ट अपलोड है, आप जाके देखिए प्लेलिस्ट में। बहुत बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ हमने सामान्य हिंदी कवर की है। फिर इसके बाद जो मैथ है उसके भी लगभग 7 पार्ट आ चुके हैं। टोटल इसके 54 पार्ट है, 7 पार्ट आ चुके हैं। आप 6 पार्ट आ चुके हैं। टोटल 54 पार्ट आएंगे उसके, तो वो भी आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। और रीजनिंग का इसके भी 5 पार्ट आ चुके हैं। रीजनिंग के 5 पार्ट वो भी आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर। ठीक है, अगर आप पाथ क्रिएटर एकेडमी से टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो सिंपल पाथ क्रिएटर एकेडमी आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा और वहां पर जुड़ जाइए। ठीक है, पाथ क्रिएटर एकेडमी आपको एक जो लोगो है ये इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ठीक है, पाथ क्रिएटर एकेडमी पर ये लोगो दिखेगा तो जुड़ जाइए। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है दूसरे नंबर का आज हम ये लेके आए हैं, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके जो डिटेल सिलेबस है वो इस तरीके से है। इसके अंदर भी फर्दर 3 पार्ट हैं, का, खा, गा। का के अंदर मूल विधि है, और खा के अंदर संविधान है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, और गा के अंदर सामान्य ज्ञान है। ठीक है, तो इसमें भी यदि बात करी जाए तो ये फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसमें मेजर पोर्शन जो है ना वो इन दोनों पार्ट का रहता है। ठीक है, इसको भी अगर 33 और 33% वेटेज रहता है। ठीक है, तो मेजर पोर्शन जो है इनका रहता है लगभग 20 से अधिक, मतलब लगभग 30 के नियर अबाउट क्वेश्चन जो है मूल विधि और संविधान से मिलेंगे, और बाकी जो 10+ क्वेश्चन है वो आपको सामान्य ज्ञान से मिलेंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस आप पढ़ सकते हैं, बाकी पढ़ने में टाइम जाया जाएगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। देखिए 41, क्वेश्चन नंबर 41। ये 41 वैसे वीडियो का तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन जो 12 दिसंबर को पेपर हुआ था उसमें 41 नंबर पे आया हुआ था। 30 नवंबर 2017 को भारत की सुरक्षा संस्थान, बाह्य सुरक्षा आसंस्थान, आसूचना का मतलब क्या कहता है? आसूचना का मतलब रहता है खुफिया एजेंसी। बाह्य जो सूचना खुफिया संस्थान रहता है। अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद, बहुत ज्यादा डिटेल हिंदी है इसमें, तो ये रॉ की बात कर रहा है एक्चुअली में। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, उसके प्रमुख कौन थे? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना होती है। 21 सितंबर 1968 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और उस समय इसके इस समय 2017 में इसके चीफ कौन हुआ करते थे? तो उस समय इसके चीफ हुआ करते थे अनिल धस्माना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिल धस्माना हुआ करते थे। और करंट की बात करें कि अभी कौन है, तो अभी सामंत गोयल जी हैं। कौन है? सामंत गोयल जी। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा रॉ की बात कि रॉ के सामंत गोयल है। और आईबी के प्रमुख कौन है? वो भी हमारी खुफिया एजेंसी है, इंडिया की खुफिया एजेंसी है। तो आईबी के हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के अभी प्रमुख जो हैं वो हैं अरविंद कुमार। ठीक है, और एक सीबीआई है, उसके प्रमुख कौन है? तो उसके प्रमुख अभी नए बनाए गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल। ठीक है, सीबीआई के सुबोध कुमार जो जायसवाल, और आईबी के हो गए अरविंद कुमार, और रॉ के हो गए आपके सामंत गोयल। ठीक है, रॉ की स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को। ठीक है, 1968 को ना। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में
मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खालिस्तान % हो सकती है। देखिए 91वां संविधान संशोधन आया, ठीक है, उस 2003 में 91वां संशोधन हुआ और उसमें बताया गया कि जो लोकसभा की सीटें हैं उससे, लोकसभा की सीटें कितनी है 545, जो अभी की बात करें 545 सीट है, ठीक है, उससे उसके 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। लोकसभा सदस्यों की 545 सदस्य उसके 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बात कही गई 91वें संविधान संशोधन 2003 में जो आया था, ठीक है, उसमें अनुच्छेद नंबर 75 में एक उपखंड जोड़ा गया था फर्स्ट का, उसके अंदर ये बात बोली गई थी, ठीक है, तो कितनी % से अधिक नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 74 बताता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा, एक मंत्री परिषद के बारे में बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 75 बताता है कि जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के लिए लोकसभा के प्रति जिम्मेदार रहेगा। वो जो मंत्री परिषद रहेगा वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार रहेगा। 74 ये बताता है, 75 जिम्मेदारी के बारे में बताता है और 76 बताता है महा न्यायवादी के बारे में बात करता है, महान्यायवादी, अटॉर्नी, ठीक है, महान्यायवादी के बारे में बात करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा का समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई। भारत में शिक्षा की जो समस्या थी उसका अध्ययन करने और उसकी रिपोर्ट देने के लिए सैडलर आयोग, देखिए सैडलर आयोग जो बना था, देखिए हमारा देश जब उस समय आजाद नहीं हुआ था, ये 1917 की बात है। ये सैडलर आयोग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसके जो उनने जो रिकमेंडेशन दी थी वो आज भी जारी है। 1917 में एक आयोग गठित हुआ जिसके प्रमुख थे सैडलर, ठीक है, और उसके अंदर उस आयोग के अंदर 2 भारतीय भी शामिल थे, ठीक है, 2 भारतीय भी शामिल थे, उनका नाम था आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ये 2 लोग शामिल थे। इसमें क्या रिकमेंडेशन दी थी, सबसे पहले तो ये बात बोला था कि जो स्कूली शिक्षा है, पहली रिकमेंडेशन ये थी जो स्कूली शिक्षा है उसको 12 वर्ष तक रखा जाए, ठीक है, 12 वर्षों तक, जो कि 1 से 12 तक आज भी हम पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट। और दूसरा ये बोला था कि जो इंटरमीडिएट के बाद स्नातक की शिक्षा है ना वो 3 वर्ष की होना चाहिए। इंटरमीडिएट, 12th को इंटरमीडिएट बोलते थे, इंटरमीडिएट के बाद 3 साल की जो स्नातक की शिक्षा होना चाहिए। तीसरी रिकमेंडेशन ये दी थी जो माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी इनकी। तो जो सैडलर आयोग की नियुक्त किया गया था तो 1917 के अंदर, ठीक है, जब देश आजाद नहीं हुआ था, ठीक है, क्योंकि शिक्षा की समस्या थी देश के अंदर बहुत ज्यादा, ठीक है, और जो अंग्रेज लोग परेशान थे क्योंकि हिंदुस्तानी शिक्षित नहीं थे उस समय, वो समझा समझा के परेशान थे। 44, अभी क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, विधान परिषद की सहायता, विधान परिषद, जब भी विधान परिषद आता है मतलब अनुच्छेद नंबर 169 की बात की जा रही है, ठीक है। 169 संविधान के अंदर अनुच्छेद 169 बताता है कि राज्यों को विधान परिषद गठन, राज्य है ना अपना विधान परिषद को गठन कर सकते हैं, ठीक है। अभी करंट की बात करें तो ये पहले 7 राज्यों के अंदर थी विधान परिषद, अभी 6 राज्यों के अंदर बची। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर है ना वो केंद्र शासित प्रदेश में बन गए, उसके 2 टुकड़े हो गए केंद्र शासित प्रदेश में, तो वो घट गई। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं जिनके अंदर विधान परिषद है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये जो 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है, ये 3, और प्लस आंध्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद है। तो विधान परिषद का गठन कैसे हो सकता है? पहली बात तो विधान परिषद में सदस्य कितने होते हैं? सदस्यों की बात करें तो जो जिस राज्य की विधानसभा रहेगी, जैसे उसमें विधानसभा में 300 है तो उनके 1/3 सदस्य होंगे। 1/3 यानी 3 से कट करोगे तो ये 100, तो उसके अंदर कितने 100, विधान परिषद के अंदर 100 सदस्य होंगे। अब वो 100 सदस्य कैसे चुने जाते हैं? उनके चुनने का देखिए,
1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल से होता है जो उस राज्य के निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातकों से गठित हो। ये सही बात है, ठीक है। दूसरा, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल में होता है जिसमें उस राज्य के निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभव सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। ये भी सही है। मतलब ये जो 100 हैं इनमें से 1/12 ये लोग चुनेंगे जो विश्वविद्यालय में है। इसमें भी 1/12 वो लोग चुनेंगे जो माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं जिन्हें 3 वर्ष का अनुभव है। 1/12 है ना, मतलब 100 का 1/12 और ये 100 का 1/12, ये तो 2 हो गए। तीसरा ये कि जो 1/6 सदस्य कौन लोग चुनेगा, 1/6 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा, विधानसभा के सदस्य जो हैं 1/6 सदस्य वो चुनेंगे, ठीक है। सॉरी, 1/3 सदस्य, 1/3 है ना, और 1/3 सदस्य वो चुनेंगे जो नगर पालिका और जिला बोर्ड द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 इधर हो गए, 1/3 इधर हो गए, अब बच्चा 1/6, ठीक है। तो सदस्यों का मनोनयन 1/6 लोगों को राज्यपाल है अपने हिसाब से जो अच्छे काम किए होंगे जिन्होंने, वो राज्यपाल मनोनीत कर देगा। तो यहाँ पर 1/3, 1/3 और 1/6, ठीक है। ये 1/12, 1/12, ठीक है। तो अभी इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, विधान परिषद की सदस्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये दोनों सही है, पहला और दूसरा तो सही है ही, और 2-3 और होते हैं 1/3, 1/3 और 1/6। 1/3 ये सिलेक्ट होते हैं, विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। 1/3 जो है ना वो सदस्य नगर पालिका व जिला बोर्ड के लोग चुनते हैं, और 1/6 जो है ना वो राज्यपाल चुनता है, मनोनयन करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची। देखिए, संघ सूची की जब भी बात आती है तो आ जाती है, हमारे संविधान के अंदर टोटल 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है, 12 अनुसूचियां, जिसमें 7 नंबर अनुसूचियां का पहले नंबर कॉन्सेप्ट तो है जो कि ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, और जिसमें 7 नंबर की अनुसूची है उसके अंदर अंदर भी 3 प्रकार की अनुसूची है 7 नंबर। पहली संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची है, और तीसरी समवर्ती सूची है। संघ सूची के अंदर जो है वो 100 विषय देकर रखे हैं, ठीक है, जो पहले 97 हुआ करते थे, जो अभी 100, अभी की स्थिति में 100 है। और राज्य सूची के अंदर 61 विषय देकर रखे हैं, जो पहले 66 हुआ करते थे। और समवर्ती सूची के अंदर 52 विषय देकर रखे हैं, जो पहले 47 हुआ करते थे, 47 हुआ करते थे। अब भाई संघ सूची पे क्या है, संघ सूची के जो विषय हैं उन पे संघ मतलब केंद्र सरकार कानून बनाएगी। राज्य सूची के विषय वो जिन पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। समवर्ती सूची के विषय वो जिन पर राज्य एवं केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कौन सी बात की है कि संघ सूची के अंतर्गत कौन सा आता है। तो देखिए, कुछ प्रमुख संघ सूची के अंतर्गत कौन सा आता है, शेयर बाजार एवं वायदा बाजार, ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। देखिए, पहले समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची के कुछ विषय देख सकते हैं जिन पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे दंड विधि और प्रक्रिया विधि। ये जो दंड विधि और प्रक्रिया विधि, ये दोनों विधि हैं समवर्ती सूची पे आते हैं, मतलब दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, केंद्र और राज्य। तीसरा विषय है शिक्षा, शिक्षा पे केंद्र व राज्य दोनों बना सकते हैं। चौथा है कानून, वन, वन मतलब फॉरेस्ट, जंगलों पे दोनों केंद्र व राज्य बना सकते हैं। पांचवा जो विषय है वो है जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, ठीक है। ये 5 तो ये हो गए, कुछ और देखिए यहाँ पे 6 इंपोर्टेंट है। वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, इसके बारे में भी केंद्र व राज्य दोनों काम करेंगे, कर सकते हैं। 7वां जो विषय है वो है कारखाने, और 8वां है कारखानों के ऊपर मजदूर संघ, और 9वां है कीमत नियंत्रण, 9th है कीमत नियंत्रण। तो ये 9 विषय इंपोर्टेंट हैं जिस पर केंद्र व राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब आते हैं हम राज्य सूची के बारे में। तो राज्य सूची में देखिए, पहला सब्जेक्ट है शराब। क्या है, शराब। इन पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार। दूसरा है जुआ, ठीक है, जुआ। तीसरा है दाव जुआ, ठीक है, दाव जुआ शराब। और चौथा है मनोरंजन पे कर, मनोरंजन पर कर कौन लगाएगा, राज्य सरकार। और भूमि पर कर कौन लगाएगा, राज्य सरकार। 5वां। 6वां है पुलिस, पुलिस के ऊपर कौन कानून बनाएगा, पुलिस के ऊपर कौन कानून बनाएगा, राज्य सरकार। 7वां है पुलिस के बाद कारागार यानी जेल, उस पर भी कानून बनाएगा आपका राज्य सूची में है। 10वां जो है वो है पथकर यानी टोल टैक्स कौन लगाएगा, वो भी राज्य सरकार। 11वां जो है वो है सिंचाई,
12वां जो है गैस, 11वां कौन है सिंचाई, सिंचाई के ऊपर कौन कानून बनाएगा, ये राज्य सरकार। और 12वां जो है ना वो है गैस, मतलब गैस से रिलेटेड जो भी इशू है उन पे कौन काम कर सकता है, राज्य सरकार। और विद्युत पर कर कौन लगाएगा, 13वां है विद्युत, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पर कर कौन लगाएगा, राज्य सरकार। और पशुओं के प्रति क्रूरता पर रोकथाम, पशुओं के प्रति क्रूरता पर रोकथाम ये कौन करेगा, ये राज्य सरकार का विषय है, ठीक है। तो इसी प्रकार संघ पे आते हैं, संघ की कुछ कमी देख लेते हैं, जैसे कि ज्यादातर संघ के ही रहते हैं। आयकर जो है ना, आयकर वो है ना संघ इकट्ठा करेगी, केवल कृषि कर को छोड़कर आयकर, कृषि से भिन्न जो कर लगता है वो आयकर में आएगा, और वो संघ का विषय है, ठीक है, उस पर संघ काम करेगी। बीमा हुआ, शेयर बाजार हुआ, बंदरगाह हुआ, लॉटरी, अकेला लॉटरी इसमें रहेगा, लॉटरी और स्टॉक एक्सचेंज, मुद्रा और जनगणना, मुद्रा जो रहती है और वो जनगणना, जनगणना कराने का काम कौन करेगा, ये केंद्र सरकार का काम है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये पूरा कंप्लीट होता है। जो बड़े बड़े विषय हैं जैसे कि रेलवे हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ, और बीमा हुआ, बीमा करना हुआ, बंदरगाह हुआ, शेयर बाजार हुआ, खनिज हुआ, और प्रतिरक्षा डिफेंस वाला जो सिस्टम हुआ, और जो निगम कर हुआ, ये सारे के सारे आपके केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। और ये 9 से 10 सब्जेक्ट जो है ना समवर्ती में, और ये 12-13 राज्य सूची में आते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि पीड़ित एक आम आदमी था, या उग्रवादी था, या आतंकवादी था, और कोई भी, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि आक्रमणकारी कोई साधारण व्यक्ति था, या राज या कानून, या दोनों, दोनों दोनों के लिए समान और दोनों पर समान रूप से लागू होता है। यह लोकतंत्र की आवश्यकता है और कानून के शासन की आवश्यकता है, तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए भी यह जरूरी है। 8 जुलाई 2016 में दिया गया ये उच्चतम न्यायालय का यह आदेश मुख्यतः इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि, देखिए, ये इसलिए माना जाता है कि इससे सशस्त्र बल जो है ना, विशेष शक्तियां जो प्रदान की जाती हैं, जिसमें 1958 आपसा के अंतर्गत सुरक्षा कर्मियों की दंड मुक्ति का ह्रास होता है। जो सुरक्षा कर्मी है उनकी दंड मुक्ति, उनको दंड से मुक्त रखा गया था पहले, ठीक है, तो उसमें ह्रास हुआ इसका, क्योंकि ये जो 8 जुलाई 2016 को जो आदेश दिया गया था, इसमें ये बोला गया था कि सारे लोगों के लिए बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो आपसा है, आर्म्स फोर्सेस एंड स्पेशल पावर एक्ट, आपसा जो है ना आर्म्स एंड स्पेशल आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो कि 1958 में आया था। कब आया था, 1958 के अंदर आया था। तो इसमें ये चीज, ये क्यों आया था, जो डिस्टर्ब एरिया है उनमें पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आया था। डिस्टर्ब, जिनमें अशांति ज्यादा फैली हुई है, उनमें क्या हुआ था, उनमें जो है ना पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपसा आया, आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, ठीक है, 1958 में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो है ना 2009 के अंदर आता है, ठीक है, 2009 के अंदर आता है, और 1 अप्रैल 2010 को ये हो जाता है लागू, ठीक है। इसके अंदर क्या बोला था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के अंदर ये हो गया। और इसमें केंद्र सरकार ने ये भी बोला कि 60:40 में हम पैसे देंगे, सरकार क्या करेगी, केंद्र सरकार पैसा देगी। 60 मतलब अगर कहीं पे 100 रुपए खर्च हो रहे हैं तो 60 सरकार देगी केंद्र सरकार, और 40 आपको राज्य सरकार खर्च करेगी उस पर, ठीक है, ये चीज हो गई। साथ में ये जो आंकड़ा है ना, पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि हिमाचल हुआ, उत्तराखंड में ये 90:10 कर दिया। 90:10 इन द सेंस कि वो जो 90 रुपए है वो सरकार देगी, मतलब केंद्र सरकार देगी, और 10 रुपए उस राज्य को खर्च करना है। जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड में ये रेशियो रखा गया, और जो नॉर्मल राज्य है उनमें 60:40 रखा गया, ठीक है। तो आर्थिक भार कितना रखा गया, 60:40, ठीक है। आर्थिक भार मतलब पैसे का बजट। किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई, देखिए, जो उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण का मामला है, ये 1975 का मामला है, और आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, 25 जून 25 जून 25 जून 1900, एक मिनट में थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ, हाँ, 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की गई, और ये 21 मार्च
21 मार्च 1977, 21 मार्च 1977 तक आपातकाल लगा रहा, 21 महीने लगभग, ठीक है। तो इस उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण जो केस है ये 1975 का है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि इसके अंदर जो है ना इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार का दोषी माना गया था, ठीक है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया था, तब से फिर आपातकाल लगा और ये 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 को खत्म हुआ। तो आपातकाल की घोषणा 1975 इस मामले में। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2015 के एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC/ST एक्ट, पहले SC/ST एक्ट देखिए, SC/ST एक्ट सब SC/ST एक्ट आता है 1989 के अंदर। कब आता है? 1989 के अंदर। और ये लागू होता है 30 जनवरी 1990 को, 30 जनवरी 1990 को लागू हो जाता है, 89 के अंदर आता है और 90 को लागू हो जाता है। और 11 सितंबर 1989 को अधिनियमित होता है, 11 सितंबर 1989 को अधिनियमित होता है और 30 जनवरी 1990 को लागू हो जाता है, ठीक है। और इसमें संशोधन 2 बार हुआ, एक तो 2015 के अंदर हुआ और एक हुआ 2018 के अंदर, ये परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो 2018 के अंदर जो परिवर्तन हुआ वो ये परिवर्तन हुआ था कि जो तुरंत गिरफ्तारी है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी कि तुरंत गिरफ्तारी में कुछ ज्यादा लोग है ना, मतलब बहुत ज्यादा गिरफ्तारी हो रही थी। तो 2018 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन इसका घोर विरोध हुआ। तुरंत गिरफ्तारी जारी रहना चाहिए, लोग बाग कहने लगे, क्योंकि उन पर अत्याचार हो रहे थे। तो फिर वापस से कानून बनाया संसद ने और इसको वापस कर दिया SC/ST जो मतलब इस कानून को दोबारा से पारित कर दिया, संशोधन करके पारित कर दिया और SC/ST को फिर तुरंत गिरफ्तारी को वापस से कंटिन्यू रखा, ठीक है। और 2015 के अंदर पूछा है कि 2015 में एक संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की तालिका में जोड़ा गया। कौन सी चीज जोड़ी गई? सब पहले ऑप्शन दे के रखा है, पहली चीज दे के रखा है आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार करना अथवा उसकी धमकी देना। आर्थिक अथवा सामाजिक बहिष्कार, समाज से बोल रहा है कि भाई तुम इधर मत रहो, या फिर आर्थिक रूप से कुछ परेशान कर रहे हैं, और अथवा कोई धमकी दे रहे हैं कि भाई तुम्हें ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इस तरीके से। और दूसरा मैला ढोने, गंदगी को ढोने की बात कर रहे हैं, अथवा पशु या मानव सबको उठाने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जबरदस्ती उनसे बोल रहे हैं। और ऐसी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को जाति के नाम से सार्वजनिक तौर पर गाली दे रहे हो, और किसी सम्मानित एवं दिवंगत अनुसूचित जाति, सम्मानित है कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है SC/ST का, ठीक है, और कोई दिवंगत है या फिर कोई विकलांग व्यक्ति है, उनको व्यक्ति का अपमान करना अथवा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के प्रति द्वेष भावना को बढ़ाना। तो ये चारों के चारों चीजें जोड़ी गई 2015 के अंदर, ठीक है। इस तरीके की चीजें अगर आती हैं तो वो SC/ST की कानून के थ्रू, अत्याचार निवारण के थ्रू वो दोषी पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए भाग 1, जो भाग 1 है हमारा, टोटल कितने 22 भाग हैं। संविधान के अंदर कितने भाग हैं? 22। और अनुसूचियां कितनी हैं? 12, ठीक है। 12 अनुसूचियां, 22 भाग हैं, ठीक है। और 395 अनुच्छेद है, ठीक है। तो 22 भाग हैं, 22 भाग में से पहला जो भाग है, पहला भाग जो है अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। अनुच्छेद 1 से लेके कहां तक है? 4 तक। तो पहला भाग जो है वो किस बारे में बात करता है? वो बताता है संघ एवं उसका क्षेत्र। भाग 1 क्या बताता है? संघ एवं उसका क्षेत्र कहां तक होगा? संघ एवं उसका क्षेत्र के बारे में बात करता है, ठीक है। तो संघ एवं उसका क्षेत्र में अनुच्छेद पहला क्या कहता है? अनुच्छेद पहला कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हुआ। क्या होगा? भारत जो है अर्थात इंडिया जो है वो राज्यों का संघ हुआ। दूसरा अनुच्छेद ये बताता है कि नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना के बारे में बताता है। जो नए राज्य हैं उनके प्रवेश व स्थापना के बारे में बताता है। और जो तीसरा अनुच्छेद है वो ये बताता है कि नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं एवं नाम परिवर्तन के बारे में बताता है कि नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं और वर्तमान जो राज्य है उनकी क्षेत्रों, सीमाओं
और सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, क्षेत्र में भी और सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो 1, 2, 3 इंपोर्टेंट ये अनुच्छेद है भाग नंबर पहले के। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? राज्य के नाम, सीमा इत्यादि परिवर्तन करने का विशेष अधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय संसद ही ले सकती है। पहला एकदम करेक्ट है। ठीक है, राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, राष्ट्रपति को पहले संस्तुति मतलब अनुमति लेना पड़ेगी, तब ये सदन में प्रस्तुत कर सकते हैं इस तरीके का विधेयक। ठीक है, तो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, स्व समाप्ति ऋण का मतलब क्या होता है? स्व समाप्ति ऋण वो होता है कि आप जिस काम के लिए लें, कम से कम मध्यवर्ती अवधि का ऋण रहता है, एक प्रकार का जो उस संपत्ति के द्वारा उत्पन्न धन से चुकाया जाता है जिसे खरीदने के लिए उसका प्रयोग किया गया था। हमने जैसे ऋण लिया कोई चीज खरीदने के लिए, और उसी खरीद के और जो पैसा उसे पहले खरीद दिया, उसी से फिर जो इनकम हुई उसी से वो ऋण चुका दिया, तो वो कहलाता है स्व समाप्ति ऋण। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम से एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं जावक निवेश। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे बोलते हैं हम प्राथमिक बाजार। क्या बोलते हैं? प्राथमिक बाजार के रूप में जाना जाता है। सीधा कारोबार हो रहा है, प्राथमिक बाजार। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना उपयुक्त लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार, जहां सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। जो आरटीआई है, ये आरटीआई देखिए, जो आरटीआई है ये आता है आपका 2005 के अंदर। और 2005 के अंदर कब? ये 15 जून 2005 को 15 इसकी मंजूरी मिलती है, 15 जून 2005 को इसकी मंजूरी मिलती है, और ये 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर 5 अध्याय क्या है? 5 अध्याय 31 धाराएं और 2 अनुसूची हैं। 5 अध्याय 31 धारा और 2 अनुसूची हैं। ठीक है, और इसमें भी संशोधन 2 बार हो चुके हैं। एक तो 2013 के अंदर संशोधन हुआ, कब हुआ? 2013 के अंदर, और फिर इसके बाद जो है ना वो 2019 के अंदर संशोधन हुआ। कब हुआ? 2019 के अंदर संशोधन। ठीक है, 13 और 19 2 बार संशोधन हो चुके हैं। तो अभी इसमें क्या रहता है देखिए, इसकी इंपॉर्टेंट धारा, जैसे धारा 6 है, वो धारा 6 क्या कहती है? आप किसी भी चीज की जानकारी सरकार के काम के, सरकार जो काम कर रही है, धारा 6 बोलती है, सेक्शन 6 मतलब धारा 6 क्या कहती है? सरकार के किए गए किसी भी काम की जानकारी ले सकते हैं आप किसी भी भाषा में लिखकर या मेल कर कर, और जो फीस निर्धारित की जाती है उस फीस को जमा कर कर आप किसी भी जानकारी को ले सकते हैं। ठीक है, और धारा 7 कहती है कि आपको 7 दिन के अंदर, 7 दिन सॉरी, धारा 7 कहती है आपको नॉर्मल केस है तो उसके में 30 दिन के अंदर आपको वो जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी, धारा 7 के अंदर है ना। और अगर कोई इमरजेंसी केस है तो वो 48 घंटे के अंदर यानी 2 दिन के अंदर वो जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाए। धारा 6 ये बोलती है, धारा 7 ये बोलती है। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट धारा है इसमें जो कि बताती है कि और जो राज्य सूचना आयोग को यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण लोक सेवा, जो धारा 18 है, धारा 15 है, वो राज्य सूचना आयोग के बारे में बताती है कि जो अब राज्य हैं वो भी राज्य सूचना आयोग का गठन करेंगे, धारा 15 के बारे में। ठीक है, तो अभी इसको देखते हैं आरटीआई को। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 के अंदर आता है, 12 अक्टूबर 2005 को लागू होता है, 5 अध्याय 31 धारा और 2 अनुसूचियां रहती हैं। तो सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है। कौन कौन सी? हाँ, इसमें 2 चीजें हैं। तो आरटीआई के थ्रू जो है टिप्पण, जो बोलते हैं ना फाइल टिप्पण, फाइल वो नहीं मांग सकते आप, उनकी बारे में जानकारी नहीं मांग सकते। कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप में रहती है, कोई डेटा सामग्री, लॉगबुक, पुस्तिका, परिपत्र आते हैं, इस बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मांगी जा सकती है। किसी भी परीक्षा संचालक निकाय, उदाहरण स्वरूप जीएआईटी गेट और आईआईएम यूपीएससी इत्यादि से उत्तर पत्र की प्रतिलिपियां बिल्कुल मांग सकते हैं आप। ठीक है, और पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस,
राशन कार्ड, आधार कार्ड, आवेदन की स्थिति, ये भी जान सकते हैं आप आरटीआई के थ्रू, ठीक है। तो ए और बी दोनों दोनों तरह की जानकारी आप मांग सकते हैं सरकार से, वो 30 दिन के अंदर आपको देंगे, ठीक है। ये धारा नंबर 7 कहती है। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचार सॉफ्टवेयर नहीं है। तो देखिए साइबेस तो कुछ है नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो एक प्रकार का ईमेल, इससे मेल कर सकते हैं आप। ये एक सूचना प्रबंधक मतलब व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक, इसके अंदर कैलेंडर रहता है, प्रॉपर मीटिंग अरेंज करने की टाइमिंग रहती है और कई लोग एक साथ इस पर काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रिमाइंडर वगैरह लगाने की चीजें रहती हैं कि इस डेट में ये मीटिंग है, तो इस तरीके से सारे काम को मैनेज कर सकते हैं आप। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, कोपेनहेगन समझौते के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत ने कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया था। तो भारत ने 20 से 25% कार्बन उत्सर्जन कम करने का आश्वासन दिया था। वहीं पे 2005 की तुलना में 2030 में 37% मतलब 37% कार्बन उत्सर्जन कम करने की बात कही थी भारत ने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, खालिस्तान 57 है, खालिस्तान को वृषभ चक्र एवं अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चंद्रमुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया था। देखिए 22 जुलाई 1947 के अंदर भारत ने 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकृत कर लिया था, 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। और इसके अलावा जो है 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया था। 24 जनवरी और 1950 को 24 जनवरी और 1950 को भारत ने जनगण मन एवं राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट कर लिया था, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब आती है राष्ट्रीय प्रतीक की बात, तो वो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अडॉप्ट कर लिया था। तो ये है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, 30 नवंबर 2017 को नेपाल का प्रधानमंत्री कौन था। तो शेर बहादुर देउवा उस समय, देखिए 2017 का पेपर है और आज चल रही है 2021, मतलब 4 साल हो गए, 3 साल कंप्लीट हो गए, चौथा साल चल रहा है। तो उस समय शेर बहादुर देउवा हुआ करते थे नेपाल के प्रधानमंत्री। और अभी करंट की बात की जाए अगर 2021 में कौन है, तो केपी शर्मा कोहली, केपी मतलब खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जो है अभी प्रधानमंत्री हैं करंट की बात की जाए नेपाल के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 कहता है, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अगर हमें राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो कौन सी बात सही है। महत्वपूर्ण संपूर्ण भारत में, और देखिए ए क्या कहता है, संपूर्ण भारत में पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल है, पूरे भारत में पहले से ही आपातकाल है, अथवा किसी राज्य के संपूर्ण या आंशिक प्रदेश में आपातकाल की घोषणा हुई है तो हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। बिल्कुल नहीं लगा सकते, ऑलरेडी पहले से आपातकाल लगा हुआ है, तुम राष्ट्रपति शासन कैसे लगा सकते हो, ठीक है। हाँ पहले तो ये देखिए कि जो आपातकाल है थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपातकाल भाग 18 के अंदर आपातकाल के बारे में जो हमने अभी बताया था कि टोटल कितने हैं, 22 भाग हैं। तो भाग 18 के अंदर संविधान के भाग 18 के अंदर आपातकाल के बारे में बात की गई, ठीक है। तो आपातकाल और अनुच्छेद 352 से लेके अनुच्छेद 360 तक आपातकाल के बारे में बताया गया, ठीक है। अनुच्छेद 352 से लेके अनुच्छेद 360 में, तो अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करता है, ठीक है। और अनुच्छेद 356 जो है वो बात करता है राष्ट्रपति शासन के बारे में, ठीक है। सॉरी हाँ, राष्ट्रपति शासन के बारे में मतलब अंदर भारत के अंदर जो राष्ट्रपति शासन रहता है उसके बारे में बात करता है। और 360 जो बात करता है वो वित्तीय आपात के बारे में बात करता है, ठीक है। तो ये 3
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी ये राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति शासन आता है अनुच्छेद 356, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर डिस्कस, पहला तो हो गया था गलत, बी वाला देखिए, यदि चुनाव आयोग इसकी पुष्टि करता है कि उस राज्य में चुनाव नहीं कराए जा सकते, बिल्कुल सही, इसमें तो एकदम करेक्ट है। अगर कोई चुनाव आयोग बोलता है कि इस राज्य में कोई ऐसा काम हो गया कि इस कारण चुनाव नहीं संपन्न कराए जा सकते हैं, तब आप राष्ट्रपति शासन लगा सकते हो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और इसके अलावा राज्य विधायिका एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं कर पा रही है, तो राज्य विधायिका जो है एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं करवा पा रही है, तब आप आपातकाल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो ये दोनों कंडीशन में आपातकाल आप लगा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति शासन लगा सकते, सॉरी राष्ट्रपति शासन, हाँ मैं बार बार आपातकाल बोल रहा हूँ, हाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं इन दोनों कंडीशन में, है ना, बी और सी में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं कर सकते, ठीक है। और पहली बार अगर आपातकाल की बात राष्ट्रीय मतलब ये जो राष्ट्रपति शासन है वो कहाँ पर लागू हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले पंजाब में लागू हुआ था, ठीक है, 1950-49 के करीब, ठीक है। और मिनिमम जो है ना वो ये 2 माह का रहता है, मैक्सिमम 3 वर्ष तक लग सकता है आपातकाल, 3 सालों तक आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल सॉरी राष्ट्रपति शासन लग सकता है, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, पश्चिमी घाट किस प्रकार के, पश्चिमी घाट मतलब देखिए अगर हम भारत का नक्शा बनाया जाए, अगर मैप बनाते हैं भारत का, कहाँ गया, हाँ, तो मैप बनाते हैं तो भारत का देखिए इस तरीके से बनेगा मैप, ये जो मैप है इस तरीके से, है ना, ये मैप है, ये तो बहुत ज्यादा गंदा बन गया, ठीक है। तो ये नीचे का ये जो वेस्टर्न घाट है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर केरल, गोवा, मुंबई, ये जो बसे हुए हैं जो राज्य, ये नहीं बोलते हैं वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी घाट, ठीक है। तो किस प्रकार के बर्षण के माध्यम से वर्षा होती है, तो ये होते हैं पर्वतीय प्रकार का बर्षण के माध्यम से वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जब भी बात आएगी नियंत्रक और परीक्षा महालेखक के बारे में, ठीक है, नियंत्रक और परीक्षा महालेखक के बारे में, तो हम अनुच्छेद नंबर 148 पे पहुंच जाएंगे, कैग, कैग की बात आई ना, तो कैग जो है ना अनुच्छेद नंबर 148 से लेके 152 में कैग के बारे में बताया गया है, और इसमें ये भी बताया गया है कि कैग के प्रमुख की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। ये अनुच्छेद की बात हो गई। और अभी करंट की बात करें तो सबसे जो कैग जो है ना, कैग प्रमुख जो है अभी कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है, जो 14वें नंबर के कैग हैं, ठीक है, CAG, एक होता है सॉरी CAG, अभी करंट में कौन है CAG, जो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो कि 14वें नंबर के हैं, और एक होता है CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, और एक होता है CGA, ठीक है, इसे बोलते हैं महालेखा नियंत्रक, अकाउंट से रिलेटेड जो काम करते हैं वो ये होते हैं, इसे बोलते हैं महालेखा नियंत्रक, जो कि सोमा राय बर्मन है, अभी कौन है, सोमा राय बर्मन, और एक कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो कि 14वें नंबर के हैं, ठीक है। ये तो इतनी बात हो गई, कैग की बात हो गई। और आगे देखिए, और महालेखा नियंत्रक की जांच पड़ताल की वजह से विवादों में नहीं आया, नहीं आया उन्होंने पूछा। तो देखिए कैग का काम क्या रहता है, कैग का काम ये रहता है जो सरकार, जो केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, जो धन खर्च कर रही है विभिन्न चीजों पर, वो सही खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है, ये तो प्रथम उद्देश्य रहता है। दूसरा, ये इसके बारे में रिपोर्ट तैयार करना, दूसरा ये उद्देश्य रहता है कि अगर उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा धन खर्च किया तो वो सही उद्देश्य में किया या नहीं किया, उसमें किसी को लाभ तो नहीं पहुंचा दिया, ठीक है, इसके बारे में। तो इसकी क्या करती हैं, रिपोर्ट तैयार करती हैं, और लोकसभा और विधानसभा के पटल पर रखती हैं, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करती हैं कि ये है लेखा जोखा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, फिर जो रिपोर्ट है ना वो कौन पढ़ता है, जो लोकसभा के मेंबर हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, जो भी मेंबर हैं, और जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, वो उसको पढ़ते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। तो जो कोयला खान आवंटन है, ये तो बिल्कुल आ जाएगा उसके अंदर, जब आवंटन में गड़बड़ी पाई गई और उसमें लिखा हुआ आएगा कि ये उसके दस्तावेज लगे होंगे और जबरदस्ती उसमें पैसे किसी को खिलाए गए होंगे, तो ये कोयला खान आवंटन उसमें कैग में पकड़ा गया, तो ये तो उसके अंतर्गत आ गया होगा। बोफोर्स तोप घोटाला, अब बोफोर्स नाम की तोप खरीदी है, तो ये भी तो एक घोटाला है, मामला है। तो इसमें क्या हुआ, किसी
विशेष कंपनी को लाभ पहुंचाया गया होगा, ठीक है, तो ये भी पकड़ में आ गया होगा। 2G स्पेक्ट्रम आवंटन, ये आवंटन किया गया है, तो ये सारी की सारी चीजें देखिए ये काम ही वही करती है कि किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, तो उसकी सारी चीजें मिलती हैं, तो वो ये तीनों के तीनों मामले उसकी पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो लेखा जोखा का काम करती है ना, तो ये तीनों मामले पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन सत्यम कंप्यूटर मामला है जो उसके में कैग में नहीं आया था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन्होंने पूछा विवादों में नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर सी सत्यम कंप्यूटर जो घोटाला हुआ था वो नहीं आया था, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, जनहित याचिकाओं से जुड़ी निम्नलिखित घटना को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटित घटना देखिए आपातकाल 1975, आपातकाल लगा था 1975, कब लगा था 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लगा था, ठीक है, तो 75 से शुरू हुआ था आपातकाल घटना 1975 में। MC मेहता बनाम भारत संघ, ये 1986 का केस है। MC मेहता ने बोला था कि मतलब MC मेहता एक मतलब जनहित में ज्यादा काम करते हैं, तो एक व्यक्ति की क्या है स्कूटर से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस को जो ये लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है, 86 का मामला है। और हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य, ये 1979 का मामला है, 1979 का। हुसैन आरा खातून क्या रहती, बिहार के अंदर एक महिला कैदी हुआ करती थी, ठीक है, विचाराधीन कैदी हुआ, मतलब अंडर ट्रायल में चल रहा था इनका केस 1979। तो देखिए 77 के बाद 79 जाएगा और 86 जाएगा। सबसे कैसा सबसे घटित घटना सबसे पहले कौन घटी, तो 1975, मतलब ए आ जाएगा, फिर आ जाएगा सी, ए सी बी, ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन ओहो लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं। देखिए संशोधन की जब भी बात आएगी तो हम आएंगे आर्टिकल नंबर 368 पे, जो कि हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया था। किससे, साउथ अफ्रीका से, हमने साउथ अफ्रीका से अनुच्छेद नंबर 360 मतलब संविधान में संशोधन का प्रारूप लिया, ठीक है। तो संशोधन में मतलब संविधान में संशोधन करने की तीन विधियां हैं। पहली विधि है कि साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, दूसरी विधि है जो है वो विशेष बहुमत, ठीक है, और तीसरी विधि है संसद के विशेष बहुमत, संसद का तो विशेष बहुमत है, प्लस जो राज्य सरकार है उनके आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत हो, आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत हो। ये तीन कंडीशन है। देखिए साधारण बहुमत से क्या चीज संशोधन होगी, जो नॉर्मल चीजें हैं वो साधारण बहुमत से संशोधित कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें विशेष बहुमत चाहिए, और उनसे भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है तो उसमें जो राजहित के मामले में भी आ रही, जिससे राज्य को भी परेशानी हो रही और केंद्र को भी परेशानी होगी, तो उनके लिए तो पूरा विशेष बहुमत। देखिए सबसे पहले तो संसद का विशेष बहुमत, विशेष बहुमत मतलब संसद के 2/3 लोग जो ये बोले, मतलब 3 में से हर दूसरा इंसान ये बोले कि यस संशोधन होना चाहिए, और आधे राज्यों के जो विधानमंडल रहते हैं, विधानमंडल जिसके अंदर विधानसभा और विधान परिषद रहती हैं, उसके आधे राज्यों के लोग ये बोल दें कि हाँ संशोधन होना चाहिए, तो ये जो तीसरे प्रकार का है ये संशोधन हो जाएगा, ठीक है। साधारण, विशेष और तीसरा होता है विशेष प्लस राज्यों के द्वारा अनुमति, ठीक है, आधे से अधिक राज्यों के द्वारा अनुमति। तो अभी जैसे बात करें कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्य में से 14 से अधिक जो राज्य बोलेंगे कि हाँ होना चाहिए तो फिर बात मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर संसद में 2/3 लोग बोला है, तो ये तीसरे टाइप का संशोधन हो सकता है, ठीक है। तो 3 टाइप के होते हैं संशोधन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत, ओहो नीति निर्देशक सिद्धांत जब भी आएगा तो हम आ जाएंगे राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब भाग 4 की बात कर रहे हैं। कौन, भाग 4। देखिए भाग 1 के अंदर जो है राज्य एवं संघ के बारे में, राज्य एवं भाग 1 में क्या बोला है, संघ एवं उसका क्षेत्र के बारे में बात की गई है, संघ एवं उसका क्षेत्र के बारे में। भाग 2 के अंदर नागरिकता के बारे में बात की गई है, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार के बारे में बात की गई है, और भाग 4 के अंदर जो है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद राजनीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बात की गई है, ठीक है, भाग 4 के अंदर।
ये जो पहला अनुच्छेद है वो मतलब पहला जो भाग है वो 1 से लेके 4 तक वर्णित है, और दूसरा जो भाग है वो अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक वर्णित है, नागरिकता के बारे में बताता है। जो मौलिक अधिकार है वो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जाते हैं, ठीक है, अनुच्छेद 35 तक। और जो भाग 4 है वो अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक आता है, ठीक है। ये भाग 4 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। तो अनुच्छेद 36 है, तो अगर देखिए पहले यही डिस्कस कर लेते हैं, अनुच्छेद 36 क्या कहता है। अनुच्छेद 36 ये बताता है कि राज्य शब्द का जो अर्थ है ना वही होगा जो कि भाग 3 के अंदर वर्णित है। भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 के अंदर वर्णित है। देखिए राज्य का मतलब ये नहीं है किसी राज्य की स्टेट, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश यूपी के बारे में बात कर रहे हैं। राज्य का मतलब एक संपूर्ण राज्य के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य का मतलब हमारे राज्य की बात करें, जैसे पहले राज्य की बात नहीं करते हमारा राज्य इतना है, तो यहाँ पर कोई राज्य का मतलब स्टेट वाली बात नहीं है, तो वही मतलब होगा। अनुच्छेद 36 यही बताता है कि राज्य का मतलब वही मतलब होगा जो भाग 3 और अनुच्छेद 12 में दिया है, ठीक है। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं, सॉरी इधर थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, इरेज ऑल कर देते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 36 जो है, देखिए अनुच्छेद नंबर 36 कहाँ जाए, हाँ, अनुच्छेद 36 में आपको राज्य के बारे में बात कर दी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से लेके 51 तक जाएंगे, तो अनुच्छेद 36 पता चल गया। अनुच्छेद 37 पे आइए। अनुच्छेद 37 के अंदर, सॉरी अनुच्छेद 37 नहीं 39 पे आइए, 39 इंपॉर्टेंट है। 39 में 3 अनुच्छेद हैं। सबसे पहले A39A, 39B और 39C, ये 3 अनुच्छेद हैं। 39C, तो 39A क्या कह रहा है। 39A बोलता है, 39A, 39B और 39C। 39A क्या बोलता है, 39A बोलता है कि जो राज्य है वो समान व कानूनी रूप से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा सभी लोगों के लिए। समान व कानूनी निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा, 39A बोलता है। 39B क्या कहता है, 39B कहता है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व व नियंत्रण के बारे में बताता है। जो सार्वजनिक धन है उसका धन का स्वामित्व और नियंत्रण के बारे में बताता है। और 39C बताता है कि जो धन का समान वितरण, ये 39C हो गया, ठीक है। तो ये तो इंपॉर्टेंट हो गए, ये 36 हो गया, और पहले 36 हो गया, फिर 39 के ABC हो गए, ठीक है। अब आता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 क्या बताता है, अनुच्छेद 40 बताता है जो राज्य है वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा। अनुच्छेद 40 ये बताता है राज्य है वो ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, ठीक है। और इसके अलावा जो 38 एक अनुच्छेद है 38, वो भी देखिए। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य जो है कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, समाज की कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक योजना बनाएगा। तो ये हो जाते हैं। अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनकी ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वतः शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। तो अनुच्छेद 40 ये बताता है, अनुच्छेद 40 बताता है कि नहीं ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी थी। तो यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर जो है हुमायूं ने नींव रखी थी। यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर क्यों, मतलब ये जो मुगल वंश था, मुगल वंश का संस्थापक जैसे बाबर था, बाबर के बाद जो हुमायूं आया था उसने ये काम किया था, दीनपनाह शहर की नींव रखी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, खालिस्तान एक तरीका है जिसमें दूसरों की बातचीत सुनने के लिए एक यंत्र किसी फोन के साथ अनाधिकृत रूप से जोड़ दिया जाता है, तो उसे बोलते हैं वायर टैपिंग। दो लोग बातचीत कर रहे हैं और एक तुमने वायर टैपिंग कर दी, इन दोनों की बातचीत आप सुन सकते हैं, ठीक है। दो लोग बातचीत, दोनों लोगों की बातचीत, तो उसे बोलते हैं वायर टैपिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है। देखिए यातायात संकेत जो है धारा नंबर 119 के अंदर देख रखे हैं, धारा नंबर 19 में, धारा नंबर 119 में ट्रैफिक साइन देकर रखे हैं, ठीक है। तो ये जो मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट जो कि 1988 में आया है, कब आया 1988 के अंदर।
और ये लागू हुआ 1 जुलाई 1989 को। 1 जुलाई 1989 को ये लागू होता है, ठीक है। और एक धारा नंबर 115 में आपको इसमें बताया जाता है ऑड इवन और नो एंट्री के बारे में बताया जाता है धारा नंबर 115 के अंदर, ठीक है। और धारा नंबर 119 में ट्रैफिक साइन, डिफरेंट टाइप के साइन हो सकते हैं, स्पीड साइन हो सकते हैं, और बहुत सारी चीजों को बताने के लिए जो साइन रहते हैं वो साइन के बारे में बताया, ठीक है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि धारा नंबर, देखिए इसकी कुछ धारा 128/177, ये जो धारा है ये बताती है कि आप गाड़ी पे 3 लोग बैठे हैं तो आप अपराध कर रहे हैं, मतलब आप पे चालान बनेगा, ठीक है। और दूसरा क्या है 129/177 ये बताती है, जिसमें आपका चालान कटता है ना, तो वो ये बताती है ये बिना हेलमेट के आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये, तो 128/177, 129/177 और धारा नंबर 189, ये इंपॉर्टेंट है। 189 ये कहती है कि आप राज्य सरकार से बिना अनुमति के कोई रेस लगा रहे हैं तो फिर आप पर केस दायर होगा, ठीक है। धारा नंबर 184 भी इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 184 क्या कहती है कि खतरनाक तरीके से आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप पे धारा नंबर 184 अप्लाई हो जाएगी। और धारा नंबर 185 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं और शराब इतनी मात्रा में पिए हैं कि जो 100 ml बुलेट है उसके अंदर 100 ml बुलेट के अंदर 30 ml शराब आ गई, ठीक है, मशीन द्वारा चेक किया जाएगा आपके मुंह के अंदर वो पुंगी सी लगा के, ठीक है। तो अगर 30 ml जो है ना वो शराब की क्वांटिटी आ जाती है तो आप जो है ना दोषी पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये है इंपोर्टेंट धाराएं और इंपोर्टेंट मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में आता है, 1 जुलाई 1989 में पारित हो जाता, मतलब लागू हो जाता है 1 जुलाई 1989 में। तो ये इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है पूछा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो आगे रास्ता मुड़ेगा नहीं, इसके बारे में थोड़ी, मुड़ने का तो इस तरीके से साइन होता। आगे दूसरा रास्ता और गाड़ियां जुड़ेंगी नहीं। आगे सुरंग है नहीं, सुरंग का ये साइन थोड़ी रहता। आगे पतली सड़क है, ये ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 168 आएगी, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के क्षेत्र में विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद एक महत्वपूर्ण इनपुट बना। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उर्वरक जो है ना बहुत ज्यादा हरित क्रांति के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उत्पादन, प्रोडक्शन जो है ना बहुत ज्यादा उर्वरक से बढ़ा है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, संक्रमण एस्कारियासिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो एस्कारियासिस में क्या हो जाता है, शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं और आपको फीवर बना रहता है, पेट दर्द होता है। तो ये परजीवी गोलकृमि के कारण होता है। इसमें क्या होता है, छोटी आंत जो रहती है अपने शरीर के अंदर की, उसके अंदर ये छोटी कृमि आ जाता है, कि जीवाणु ये आ जाते हैं परजीवी। तो ये क्या करता है, ये इसका सोर्स क्या रहता है, कोई गंदी जगह रहती है जहां से जो लोग ज्यादा गंदी जगह में रहते हैं वो गंदी जगह से ये उठ के आ जाता है, किसी भी तरह पेट में आ जाता है ना, खाने पीने के माध्यम से पेट में चला जाता है। तो पेट के अंदर ये जो छोटी आंत को डैमेज करता है। तो परजीवी गोलकृमि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, परजीवी गोलकृमि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा आयकर से संबंधित नहीं है। देखिए छूट आयकर से रिलेटेड है, यस। सरल फॉर्म ये भी, निर्धारण वर्ष ये भी, क्योंकि 1 अप्रैल आयकर कार्य इनकम टैक्स कब से गणना की जाती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक गणना की जाती है। जैसे 2021 का इनकम टैक्स जमा करना है तो आप कब से कब तक का करेंगे, इससे पिछले साल वाला, मतलब 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक का टैक्स जमा कर रहे हैं, इससे पिछले वाले साल का आप टैक्स जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी निर्धारण वर्ष भी है, सरल फॉर्म भी है, लेकिन मॉडरेट नहीं है। मॉडरेट तो एक सरकार की स्कीम है जो कि जिसे मॉडरेट क्या होता है, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स, मॉडिफाइड मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो 1986 के अंदर एक योजना हुई थी सरकार के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक नहीं है पूछा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं की उनके कालक्रम के अनुसार लिखें, सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत में घटी घटना तक, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रगान जनगण मन अंगीकृत हुआ था, ये हुआ था अभी बताया था मैंने 24 जनवरी 1950 के अंतर्गत अंतर ये आ गया था, जनगण मन और राष्ट्रीय गीत, ठीक है, ये दोनों चीज आ गए थे 24 जनवरी 1950 के अंदर।
ठीक है, 24 जनवरी 1950, तो ये 1950 की घटना हो जाएगी। राष्ट्रीय ध्वज 1947 में, 22 जुलाई 1947 में हो गया था। हमें क्या करना है, सबसे अंत में घटी घटना, तो ये 47 में सबसे पहले घटी और ये 50 की हो गई। ठीक है, और उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ था, तो ये उद्देश्य और संविधान सभा द्वारा पारित एवं स्वीकृत हुआ था, ये 1949 की घटना है। 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1949 में। ठीक है, तो देखिए 49 में, ये 47 में हो गया, ये 49 हो गया, ये 50 हो गया। और उद्देश्य संकल्प सर्वसम्मति से अंगीकृत हुआ, और ये हुआ था अब 47, 49 और 50, 49 50, तो आप ये लगा सकते हैं डी के बाद, डी के बाद सबसे लास्ट में तो डी आ जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सबसे लास्ट में डी किस किस में है, ए में भी है और ए के बाद जो है बी में भी है। ठीक है, तो पहले तो पहला मतलब 47, 49, 50, ये तीन तो एकदम क्रम से लगे हुए हैं, 47, 49, 50, तो ये ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72, मानव आबादी में बीमारियों और उनके इसके स्रोतों के सांख्यिकी अध्ययन को क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं महामारी विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों में, देखिए संघीय संसद राज्य सूची आ गया ना, राज्य सूची के विषयों में विषयों पर भी कानून बना सकता है। अगर राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाता है तो अनुच्छेद नंबर 249, अनुच्छेद नंबर 249 ये बोलता है विशेष परिस्थितियों में, 249 विशेष परिस्थितियों में जो संसद है वो राज्य की सूचियों पर भी कानून बना सकता है। अनुच्छेद नंबर 249 ये बात बोलता है। ठीक है, तो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों में 2/3, मतलब इसे बोलते हैं विशेष बहुमत, और जो उपस्थित लोग हैं उनमें बहुमत और प्लस जो मत देने वाले सदस्यों में विशेष बहुमत, इससे पारित हो जाता है। तो जो राज्य के विषय हैं उन पर भी कानून संसद बना सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष 2005 में वह कौन सा अभियान चलाया गया जिसमें 25,000 लोगों ने 350 किलोमीटर की पदयात्रा की, सरकार पर यह दबाव डालने के लिए कि वह सबसे निर्धन वर्गों की भूमि सुधार संरक्षण करने के लिए भूमि सुधार हेतु कुछ निर्दिष्ट कदम उठाए। ठीक है, तो देखिए 74 जब आया तो पहले नंबर ये समझिए कि जो एक ला एक्ट आया था, एल ला एक्ट आया था, ये कब आया था, 1894 के अंदर। देखिए किसानों के साथ हमेशा है ना नाइंसाफी होती रहती है। तो 1800 ला मतलब लैंड एक्विजिशन एक्ट, लैंड एक्विजिशन एक्ट आया था 1894 के अंदर। उसके बाद से 2013 तक कोई एक्ट ही नहीं बना, बताओ तो भूमि का सुधार कैसे हो। तो भूमि सुधार एक्ट जब आया LARR, फिर आया लार एक्ट, लैंड एक्विजिशन और रिहैबिटेशन एवं रीसेटलमेंट, रिहैबिटेशन एवं रीसेटलमेंट एक्ट आया 2013 के अंदर। ठीक है, और जो 1 जनवरी 2014 को फिर अप्लाई हुआ। बता 1894 से 1 जनवरी 2014 को फिर अप्लाई हुआ। बताओ इतने समय बाद अप्लाई हुआ। किसानों के साथ है ना बहुत नाइंसाफी हो जाती है कभी कभी। तो फिर इसमें क्या बोला गया, देखिए ये जो एक्ट है ना रीसेटलमेंट वाला एक्ट है, ये लार एक्ट कहना है। ठीक है, तो ये कल्याणकारी हुआ फिर किसानों के लिए, और ये पूछा है कि निर्धन वर्गों के भूमि सुधार संरक्षित करने के लिए भूमि सुधार हेतु कुछ निर्दिष्ट कदम उठाए। तो उसे वर्ष 2005 में वह कौन सा अभियान था, तो वह अभियान था जनादेश चलाया था 2005 में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद ही तो 2014 में बना, आज जाके ये हुआ, तो जनादेश अभियान चलाया था। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, खालिस्तान का अर्थ एक ऐसा अपराध जिसके लिए पुलिस बिना वारंट की गिरफ्तारी कर सकती है। बिना वारंट, कोई वारंट नहीं चाहिए मजिस्ट्रेट से, तो उसे बोलते हैं संज्ञेय अपराध। और संज्ञेय अपराध बड़े खतरनाक किस्म का अपराध है, कहीं मार धाड़ वाला कुछ काम किया है तो वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है, सबसे पहले सीआरपीसी समझिए कि सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है 1973 के अंदर 1900
1973 में आती है और 1 अप्रैल 1974 को लागू हो जाती है, ठीक है, संपूर्ण भारत पर। ठीक है, उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया जाता था, लेकिन अभी उस पर भी लागू है, ठीक है। 1 अप्रैल 1974 को जो है लागू की जाती है। इसके अंदर 37 तो अध्याय रहते हैं और 484 धाराएं रहती हैं और 2 अनुसूची रहती हैं और 56 प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म रहते हैं, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मतलब क्या है कि जब किसी इंसान को ये क्राइम साबित हो गया कि इसने ये अपराध किया है, तो उसको सजा देने के लिए जो प्रोसीजर है उसे बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, ठीक है। तो 56 प्रकार के फॉर्म है, जैसे फॉर्म नंबर, एक फॉर्म लेते हैं, फॉर्म नंबर 45 है, तो वो क्या बताता है, अगर आपको जमानत लेनी है तो ये फॉर्म नंबर 45 भरना पड़ेगी, ठीक है। इस पे पूरी जानकारी भरना पड़ेगी और देना पड़ेगी मजिस्ट्रेट को, तो वो जमानत दे सकते हैं, ठीक है। 37 अध्याय हैं, 484 धाराएं, 2 अनुसूचियां, 56 प्रकार के फॉर्म है इस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के अंदर, ठीक है। अब सीआरपीसी यहीं समाप्त नहीं होती, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि धारा नंबर 2C है। धारा नंबर 2C के अंतर्गत बताया है संज्ञेय अपराध के बारे में बताया, और 2L के अंदर बताया आपको असंज्ञेय अपराध के बारे में। असंज्ञेय अपराध कौन रहेंगे, संज्ञेय अपराध कौन रहेंगे, इसके बारे में बताया धारा 2C, धारा 2L। और धारा 154 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें एफआईआर हम लिखवाते हैं, उसके बारे में बताया किन परिस्थितियों में एफआईआर लिखी जाएगी, किन में नहीं लिखी जाएगी, और एफआईआर से होता क्या है इसके बारे में बताया धारा 154। धारा 154 के तहत है ना आप एफआईआर लिखते हैं, और ज्यादातर संज्ञेय अपराध जो रहते हैं उनमें एफआईआर लिख सकते हैं, ऐसे नहीं कि किसी ने किसी को लात घूसा मार दिया तो एफआईआर लिखवाने पहुंच जाए, ठीक है। और धारा 164 ए क्या कहती है, इसी की क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 164 ये बोलती है, अगर कोई बलात्संग की पीड़ित व्यक्ति है तो उसकी चिकित्सा की जांच है ना 24 घंटे के अंदर करवानी होगी। तो ये 2C, 2L और 154 और 164 का ए, ये 4 धाराएं इंपॉर्टेंट बताई हैं, और ये इसमें ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। तो संज्ञेय अपराध का अर्थ एक ऐसा अपराध है जिसके लिए पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव्य में होता है, कहां पर होता है, कोशिका द्रव्य के अंदर ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जब भी आएगा तो ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 219 के बारे में बात करता है, अनुच्छेद नंबर 219 की बात करता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बारे में, ठीक है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है, ठीक है, राज्यपाल दिलाएगा। और इनका उच्च न्यायालय के जैसे न्यायाधीश जो है उनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर उनकी नियुक्ति करता है और शपथ दिलाते हैं राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी 63 से लेके 69 तक जो भी अनुच्छेद हैं वो राज्यपाल के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 78 बताइए, देखिए, खालिस्तान भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका निभाता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख की भूमिका। तो देखिए, मंत्रिमंडल सचिव, जिसे हम कैबिनेट सचिव बोलते हैं ना, कैबिनेट सचिव, ठीक है, उसे बोलते हैं कैबिनेट सचिव बोलते हैं। जो आज की स्थिति में देखा जाए तो राजीव गाबा है, और अभी से इससे पहले हुआ करते थे पीके सिन्हा, ठीक है, राजीव गाबा जी हैं अभी कैबिनेट सचिव, ठीक है। और जो कैबिनेट सचिव रहता है वो पूरे मंत्रिमंडल का भार साधक रहता है, साथ में वो बहुत ज्यादा जो भी नियुक्ति होती है सरकार को उसमें गाइडेंस देने का काम, वो मतलब जो सिविल सर्वेंट रहते हैं वो सबसे, सिविल सर्वेंट का सबसे उच्च पद जो रहता है वो रहता है कैबिनेट सचिव, ठीक है। कैबिनेट सचिव का सिविल सेवाओं की सर्व प्रमुख पद जो है वो है कैबिनेट सचिव का। तो ये जो रहता है ये हो गया मंत्रिमंडल सचिव। और साथ में अगर पहले कैबिनेट सचिव की बात करी जाए तो पहले सबसे पहले कैबिनेट सचिव थे एनआर पिल्लाई। कौन थे, एनआर पिल्लाई, ठीक है। एनआर पिल्लाई हुआ करते थे, जो कि 49-50 के अराउंड हुआ करते, 1949-50 के अराउंड। और ये कैबिनेट सचिव जो रहता है इनकी सैलरी जो रहती है वो रहती है 2,50,000, ठीक है। जो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के जो चीफ रहते हैं उनके बराबर इनकी सैलरी रहती है। तो इनकी सैलरी कितनी रहती है, 2,50,000, 2.5 लाख सैलरी रहती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, 30 नवंबर 2017 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब सीआईएसएफ की बात कर रहे हैं, तो उनके चीफ कौन हुआ, कौन महानिदेशक कौन थे,
उसके चीफ उनके चीफ की बात कर रहे हैं तो उस समय सुशील चंद्र हुआ करते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 2017 की बात करें तो 2017 में सुशील चंद्र हुआ करते थे। और आज की बात करें तो सीआईएसएफ के चीफ हैं राजेश रंजन। कौन है? राजेश रंजन। साथ में सीआईएसएफ हो गया। आप सीआरपीएफ के चीफ देखिए, सीआरपीएफ के चीफ जो है एपी माहेश्वरी, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ठीक है, सीआरपीएफ हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखिए, तीसरा इधर देख लीजिए। तीसरा जो है ना बीएसएफ के चीफ की बात करें, बीएसएफ के चीफ कौन है? तो वो है राकेश अस्थाना। कौन है? राकेश अस्थाना। चौथा बात करें तो बीएसएफ के बाद और कौन है? आईटीबीपी। आईटीबीपी के जो चीफ हैं वो हैं, आईटीबीपी के हैं, आईटीबीपी के जो चीफ हैं वो हैं एसएस देसवाल। कौन है? एसएस देसवाल। ठीक है, और पांचवा है असम राइफल। असम राइफल के चीफ हैं सुदीप सांगवान। कौन है? सुदीप सांगवान। ठीक है, फिर है छठवा अर्धसैनिक बल है सारे। ठीक है, एसएसबी सशस्त्र सेना बल, उनके चीफ की बात करें तो उनके चीफ हैं कुमार राजेश चंद्र। कौन है? कुमार राजेश चंद्र। ये सुदीप सांगवान हो गए, कुमार राजेश चंद्र हो गए। और इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी, इसकी बात करें तो इनके चीफ हैं के नटराजन। के नटराजन। ठीक है, ये 7 हो गए। और 8वीं बात करें अगर एनएसजी की बात करें, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, तो इनके भी चीफ जो है ना वो आईटीबीपी के जो चीफ है एसएस देसवाल, वही एनएसजी के चीफ हैं। ठीक है, एक ही पद संभाल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स की। उसके जो चीफ हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया। और नेवी के जो चीफ हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और जो आर्मी है उसके जो चीफ है, नेवी के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और जो आर्मी है उसके चीफ हैं मनोज जनरल मनोज मुकुंद नरवरे। और एडमिरल करमबीर सिंह नेवी के चीफ हैं। ठीक है, आरकेएस भदौरिया है ना जो 26वें नंबर के हैं। और आर्मी के जो चीफ हैं वो 28वें नंबर के हैं, मनोज मुकुंद नरवरे। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है खत्म। सुशील चंद्र हुआ करते थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 80 यहीं पे देख लीजिए। मछलियों की किस्मों में तलमज्जी प्रकार कहाँ पाई जाती है? तो समुद्र के सबसे गहरे पानी के अंदर तलमज्जी प्रकार पाई जाता है। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नौ इसी के साथ ही हमारे सीरीज का पार्ट नंबर 7 खत्म होता है। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान का पार्ट 7 बहुत लेट आया, इसके लिए सॉरी, क्योंकि बाकी पार्ट जो है ना रीजनिंग मैथ वो भी रह गए थे। तो अब हम करस्पॉन्डिंगली पैरेलली सभी को चला रहे हैं। साथ में हिंदी भी हो रहा है हमारा, मैथ भी हो रहा है, रीजनिंग भी हो रहा है, और अभी हमने ये सामान्य ज्ञान और मूल विधि और संविधान भी शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप यूपीएसआई की यदि तैयारी कर रहे हैं तो फुल डेडिकेट तैयारी शुरू हो चुकी है पाथ क्रिएटर एकेडमी पर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। और आगे चल के और दूसरे जो एग्जाम है एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल और एमपी से जुड़े जितने भी एग्जाम है, और जो सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं वो, प्लस जो स्टेट लेवल के यूपी के जो एग्जाम होते हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि रेगुलर अपडेट उनको मिलती रहे। ठीक है, आप सिंपल पाथ क्रिएटर एकेडमी लिख के सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम पे इस तरीके का लोगो मिलेगा, उसको उस पे जाके जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 के अंदर बहुत जल्दी।